दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जनवरी महीना के अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला देखते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें अंदर क्या है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। ठीक है, तो किसी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा किसे कहते हैं कि किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे देश का आरबीआई है, तो उसमें रखी हुई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अब दुनिया में चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग सब, इसको देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रही है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? तो पांचवी अर्थव्यवस्था जो कि है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रही है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत 2024 में कच्चे इस्पात की दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब यही है कि भारत जो है कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है और यह जो है चीन को पीछे भी छोड़ देगा। ठीक है, आने वाले समय में और ज़्यादा हमारा भारत जो है इसको लेकर डेवलप करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बस इतना ही याद रखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कि 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन है भाई? तो देखेंगे, भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। ठीक है, कौन सा? छठा। उसके बाद इसमें और देखेंगे कि 2023 में दुनिया की कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी कितना है? 3.9%। किसका है? भारत का हिस्सेदारी कितना? 3.9% है और 2023 की डाटा बता रहा है। ठीक है, कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। चीन है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारा जो देश है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपना जो है कि व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। ठीक है, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के अप्रैल अक्टूबर महीने के दौरान कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प का निर्यात 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, तो ये आंकड़ा बता रहा है कि कितनी तेज़ी से हमारा देश जो है इसके मामले में आगे बढ़ रहा है और 24-25 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, कितना है? 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी, देखिए दोस्तों यहाँ जीडीपी की बात आ रही है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे तो वहाँ जीडीपी को और ज़्यादा विशेष से पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हमको ये बतलाता है कि हमको किस टॉपिक को कहाँ पर जाके पढ़ना है, ताकि एग्जाम में वही से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये हमको बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की बात हो रही है, वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कब? 24-25 के लिए, जो कि अभी हमारा 24-25 का तो चल ही रहा है। ठीक है, तो उससे बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद की बात आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा जब इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे तो वहाँ जीडीपी हमारा एक चैप्टर सी है, जो कि वहाँ पर और ज़्यादा विशेष इसको पढ़ेंगे हम लोग सब। ठीक है, तब तक देखते हैं जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। यह किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, और जीडीपी होता है। ठीक है, यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि का माप करता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य को दर्शाने वाला एक संकेतक है। सही बात है। उसके बाद है जीडीपी आम आदमी पर सीधा असर करती है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की कमाई के ज़्यादा अवसर मिलते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
जबकि जीडीपी गिरती है तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। दोस्तों जीडीपी है क्या? अगर यहाँ बता रहा है कि जीवन स्तर में सुधार होता है, लोगों के पास ज़्यादा कमाई का ज़्यादा अवसर मिलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जाए कि अगर कोई कंपनी है और एक दिन में मान लीजिए कि वहाँ पर 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोग काम कर रहे हैं और किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट में उसका जब डिमांड बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसी जब डिमांड बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके अनुसार क्या होता है, उत्पादन भी हमको ज़्यादा करना होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग 50 व्यक्ति जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 100 व्यक्ति काम करते हैं। जब 100 व्यक्ति काम करें, जाहिर सी बात है उनके पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में खर्च करेंगे। तो इसी प्रकार से एक सर्किल जो है चलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में और हम लोग विशेष जब इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक्स का एक सर्कल है चलता है, ठीक है। तो वहाँ और हम लोग विशेष से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इतना ही याद रखेंगे, ठीक है, इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है भैया, तो यह देश की जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है, जीडीपी में। और किसी देश की आर्थिक गतिविधि का माप करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी है, रोजगार आदि का संकेत कर देता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही देखेंगे। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। भारत अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का कॉफ़ी निर्यात $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। दुनिया के टॉप 5 कॉफ़ी उत्पादक देश जैसे ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत में कॉफ़ी उत्पादक में कर्नाटक सबसे आगे हैं, उसके बाद केरल और तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब किस प्रकार से भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए कह रहे कर्नाटक है और उसके बाद केरल है और तमिलनाडु है। और अगर देश में अगर बात करेगा तो देश के लिए हमारा कौन है, तो ब्राज़ील है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पूरी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो कृषि का एक चैप्टर्स है, और जब कृषि हम लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ और ज़्यादा इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीक़े से देखा जाए तो ज्योग्राफी का ही एक यहाँ से टॉपिक है, ठीक है। इसलिए दोस्तों करंट अफेयर इसलिए हमारे लिए पढ़ना महत्वपूर्ण होता है कि वो हमको ये बताता है कि हमको किस टॉपिक में कौन सा चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर में जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो और ज़्यादा वहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग सर। भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या है भाई, राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने जारी किया। दोस्तों यहाँ चुनाव आयोग की बात हो रही है, ठीक है। अगर चुनाव आयोग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग हमारा एक कहाँ का टॉपिक है, तो ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर चुनाव आयोग को और विशेष रूप से पढ़ेंगे किस प्रकार से चुनाव आयोग काम करती है, ठीक है। तो वहाँ देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको वहाँ जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखेंगे इसमें। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के पास 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा यानी कि 7,113.80 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है, ठीक है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो दोस्तों और देखेंगे इसमें आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1700 करोड़ रुपये खर्च किए थे। कांग्रेस ने वही 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 600 करोड़ रुपये खर्च किए थे। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की बात आ रही है, ठीक है। अगर लोकसभा की बात आ रही है तो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोकसभा हमारा एक चैप्टर सी है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, कैसे उसके प्रतिनिधि आते हैं, इसमें चुन कर आते हैं। तो वहाँ हम लोग इसको और विशेष से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके आगे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग सब थोड़ा समझेंगे, ठीक है। स्थापना 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, ठीक है। इसमें कमल का प्रतीक है, यानी इनका जो चिन्ह है क्या है, कमल का प्रतीक है। और इसकी 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो JP नड्डा है, ठीक है। तो इसमें और देखेंगे इसमें क्या है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक दल की बात हो रही है। अभी टोटल 6 राजनीतिक दल हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि इनकी स्थापना जो पूछ लिया जाता है और एक क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि किस पार्टी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुजन समाज पार्टी जो 1984 की स्थापना की गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 की स्थापना की गई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 1964 में स्थापना की गई थी। ठीक है, जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि इनके चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम लोग सब वैज्ञानिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर जनवरी महीना में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उससे संबंधित हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम्स की व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जनवरी मंथ में क्या घटनाएं घटी है। जैसे पहला है कि अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, जिसको स्पेसडेक्स मिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है मिशन, जो काफ़ी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में साइंस एंड टेक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। और बाकी जब हम लोग साइंस टेक हम लोग एक स्पेशल जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि एक हमारा टॉपिक ही है साइंस टेक, तो उसमें और ज़्यादा विशेष से हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। इसरो, दोस्तों इसरो की बात हो रही है। ठीक है, इसरो अभी काफ़ी साल भर चर्चा के विषय में रहता है, तो जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। कौन सा मिशन है, तो हमारा स्पेसडेक्स मिशन है। ठीक है, इस मिशन को PSLV 60 रॉकेट से इसरो के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर यह, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों यहाँ PSLV की बात हो रही है, जो कि PSLV एक प्रकार के क्या है, तो रॉकेट है। रॉकेट कहने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में जब किसी उपग्रह को ले जाया जाता है तो उसके लिए PSLV का रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा साइंस टेक का पूरी तरीक़ा से एक यहाँ का टॉपिक है, उसमें जाएंगे जब पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा हम लोग विशेष रूप से कवर करेंगे। यही तो हमको करंट अफेयर बता रहा है कि हमको भाई किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि अगर यह मिशन सफल रहा तो यह भारत अंतरिक्ष रेजेड बस डॉकिंग और अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा, अगर भारत सफल होता है तो। उसके बाद आगे देखेंगे, इससे पहले यह उपलब्धि अमेरिका, चीन, रूस ने प्राप्त की है। ठीक है, इसके पहले और भी सारे देश हैं जो इस काम को पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर भारत करता है तो चौथा देश हो जाता है, बन जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष रेडेज बस क्या है, तो 2 अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों और डॉकिंग का मतलब है दोनों अंतरिक्ष यान का मिलाना और जोड़ना। यानी दोस्तों अभी भारत सरकार क्या कर रही है कि अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रही है। ठीक है, तो सेम उसी के लिए काम हो रहा है, जो कि बाद में हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद आगे है कि AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल। दोस्तों यहाँ AI की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों साल भर AI काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय में भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए AI हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और साइंस टेक में इसको और ज़्यादा हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि एक हमारा टॉपिक ही है AI है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों। AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल माया बनी। इसका नाम क्या है, माया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका माया इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम माया है। ठीक है, आप इसको माया इसको याद रखिए नाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। माया को पूरी तरीक़ा से आधुनिक AI टूल्स के रूप में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ है नाग MK2। तो ये दोस्तों हमारा डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, और साइंस टेक में हमारा एक डिफेंस स्पेशल रूप से हमारा एक टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग वहाँ पर जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा हम लोग मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष रूप से। तो फिलहाल के लिए अभी हमको इसी को देखते हैं। ठीक है, कि नाग MK2 क्या है। ठीक है,
भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया। ठीक है, किसका किया? नाग का सफल परीक्षण किया। क्या है? एक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो इसे कहाँ से किया गया? तो जैसलमेर, जो कि राजस्थान में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। ठीक है, तो कोई भी मिसाइल हो तो जैसलमेर से किया जाता, पोखरण से ही। अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीक़ा से क्या है? तैयार हो गया। ठीक है, तो यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीकी पर आधारित है, यानी कि इसे दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी एक बार अगर आप दाग दिए तो वो अपना काम करके ही लौटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मिसाइल है। ठीक है, नाग मिसाइल को DRDO ने 300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ DRDO की बात है। देखिए दोस्तों, लगातार DRDO हो चाहे इसरो हो, वो काफ़ी अपने स्तर पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो साल भर इनकी हमेशा चर्चा होती रहती है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो इसमें और देखते हैं क्या है। इसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। ठीक है, और यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।